गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं आज के कंटेंट डिस्कशन में मैं जितेंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज के ई कंटेंट डिस्कशन में हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में जो भी बात की थी वो मैक्सवेल इक्वेशंस की बात करी थी और वो कैसे डिराइव कर सकते हैं उनको, इस तरह की हमने बात करी थी। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ एक्चुअली वो ये कि मैक्सवेल समीकरणों के एप्लीकेशंस क्या है, अनुप्रयोग क्या है, कहाँ पे इनको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी की जांच तो तभी होगी अगर ये हमारे नॉर्मल फिजिकल इवेंट्स में एप्लीकेबल हो। तो जो पहला एप्लीकेशन आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे को, और तो आपके जो ये कंटेंट जो मैंने डाल रखा है उसमें देख रहे हैं कि आप एप्लीकेशन फर्स्ट में क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो आप क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पहला एप्लीकेशन है कि इस इक्वेशन को हम मैक्सवेल इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन को पता है कि मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है वो ये है डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको पता है कि हम जब किए थे तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में नेगेटिव साइन नहीं आता, और इस टीवीएस जो इस मेथड से हमने इसको डिफाइन भी किया था कि पहला इक्वेशन आप डायरेक्टली कैसे प्रपोज कर सकते हैं, दूसरा कैसे, एंड सो ऑन थर्ड एंड फोर्थ। अब इस इक्वेशन जो मैक्सवेल की द्वितीय इक्वेशन को है हमने इसको टेम्परेचर टी से गुणा कर दिया। किससे कर दिया? बोथ साइड टेम्परेचर टी। तो यू फाइंड आउट कि टी से कर दिया तो आप थर्मोडाइनमिक्स का एक सेकंड रूल होता है, नियम होता है, उसमें हम चेंज इन एंट्रोपी को डिफाइन कर सकते हैं बाय डेल क्यू ओवर टी। किसमें? मैथमेटिकल लैंग्वेज में। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बात शेयर कर देता हूँ कि चेंज इन एंट्रोपी ही ज्ञात कर सकते हैं आप, एब्सोल्यूट एंट्रोपी थर्मोडाइनमिक्स में दूसरे नियम से आप ज्ञात नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट एंट्रोपी ज्ञात तो की जा सकती है लेकिन उसके लिए आइडियल कंडीशंस होनी चाहिए जो आगे पढ़ेंगे नॉन-स्टेट थ्योरम में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इक्वेशन को आप S बराबर Q बाई टी नहीं लिख सकते क्योंकि एब्सोल्यूट एंट्रोपी अस्तित्व में नहीं होती। अगर होती भी है तो उसके लिए हमको आइडियल कंडीशन जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर चाहिए, क्रिस्टल भी परफेक्ट क्रिस्टल आइडियल चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है, कोई न कोई एरर, कोई न कोई त्रुटि उनमें होती है। तो हम इस डेल क्यू डेल एस की जगह क्या लिख सकते हैं? टी डेल एस, तो डेल क्यू ये डिफाइन हो जाएगा। अब जो ये टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड में LHS में वो एक्चुअली नियत ताप पर इकाई आयतन में चेंज होने से अवशोषित ऊष्मा है जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, विच इज सेड टू बी एज लेटेंट हीट, अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा। और जो भी ऊष्मा या अवशोषित होती है वो हमारे सिस्टम में मैथमेटिक्स में हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो ऊष्मा निष्कासित होती है उसको हम ट्रेडिशनली नेगेटिव अप्रोच देते हैं। तो इस तरह से आगे जो है वो आगे हम इसको, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आगे हम यदि लेटेंट हीट एल अवशोषित होने में आयतन में चेंज V1 से V2 हो जाए तो एक बात तो ये है कि जब भी V1 टू V2 की बात, आयतन में चेंज की बात आती है,
आयतन में जब भी चेंज की बात आती है तो कहीं न कहीं फेज ट्रांजिशन होता ही है। तो V1 से V2, तो हम इस टर्म को डेल Q ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को हम L अपॉन V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, क्योंकि डेल Q लेटेंट हीट हो जाएगी, डेल Q हो जाएगी लेटेंट हीट, और आपका जो V2 माइनस V1 चेंज इन वॉल्यूम। अब अगर हम इस टर्म को हम इक्वेशन वन कहाँ था, ये हमारा इक्वेशन 1 था, इसमें अगर हम रख दें तो हमको मिलेगा कि हम इस तरह की इक्वेशन में पहुंच जाएंगे, डेल P और डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant volume is equal to L upon T into V2 minus V1. This is said to be biggest equation in thermodynamics, Clausius-Clapeyron equation. Means यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि V2 माइनस V1 आ रहा है, मतलब इट सिग्निफाइज, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि देयर इज अकरिंग ऑफ फेज ट्रांजिशन इन द सिस्टम। मीन्स फेज ट्रांजिशन का मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से वेपर या गैस में जा सकता है हमारा सिस्टम। तो अकरिंग ऑफ द फेज ट्रांजिशन ये है। तो हम इससे बहुत, अगर हमको ये चीज़ें पता चल जाए L T V2 माइनस V1, ये अगर हमको पता चल जाए इफ V इन एनी हाउ कैन बी फाउंड आउट, देन हम टेम्परेचर पर फर्क देख सकते हैं। मतलब टेम्परेचर, तो पहला जो केस है, हाँ, ये क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से डिफाइन किया जा सकता है। पहला इक्वेशन कि क्या फर्क पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का वह मान है जिससे कोई सिस्टम लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाता है या गैस अवस्था में। तो स्वाभाविक है कि लिक्विड का वॉल्यूम कम रहेगा और वेपर स्टेट में उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो V1 इज लेस देन V2, देयरफॉर V2 माइनस V1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और L, चूंकि ये अवशोषित ऊष्मा होगी सिस्टम में, कोई भी लिक्विड से वेपर में जा रहा है तो स्वाभाविक लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करेगा, देयरफॉर L कैन बी टेकन एज पॉजिटिव। तो डेल P और डेल T क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन फॉर डेल P और डेल T इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर प्रेशर में चेंज पॉजिटिव है तो टेम्परेचर में भी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर प्रेशर में चेंज नेगेटिव है तो टेम्परेचर में भी चेंज नेगेटिव, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तभी ये पॉजिटिव हो सकता है, या फिर दोनों नेगेटिव। मीन्स प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। ये मैथमेटिक्स यही बयां कर पा रही है यहाँ पे। दूसरा जो केस ले सकते हैं हम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का वह मान है जिससे सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए। तो स्वाभाविक है लिक्विड का वॉल्यूम, सॉलिड से जब भी कोई सिस्टम लिक्विड में जाता है या फेज ट्रांजिट होती है तो उसमें जनरली, शब्द का ध्यान दीजिए, जनरली वॉल्यूम बढ़ता है, जनरली सामान्यतः, लेकिन कुछ विशेष एक्सेप्शन भी होता है, उसका डिस्कस कर लेंगे हम। तो इट मीन्स V1 अगर सॉलिड स्टेट में उसका आयतन था और V2 लिक्विड स्टेट में आयतन है, तो
स्वाभाविक है कि V1 इज लेस देन V2, देयरफॉर V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव, और चूंकि सॉलिड हीट लेगा, अवशोषित करेगा, तभी लिक्विड स्टेट में जाएगा, तो देयरफॉर L भी पॉजिटिव, देयरफॉर डेल P और डेल T भी पॉजिटिव हो जाएगा। इन दिस केस ये भी सेम वैसा ही केस है जैसा बॉइलिंग पॉइंट वाला था कि अंश पॉजिटिव तो हर भी पॉजिटिव, मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा गलनांक भी बढ़ेगा इस इक्वेशन से, और अगर प्रेशर घटेगा तो गलनांक भी घट जाएगा। लेकिन इसमें एक आइस एक ऐसा एग्जाम्पल है, आइस जो है, बट फॉर आइस के लिए ये उल्टा होता है। जब भी आइस मेल्ट होती है, पानी में वो कन्वर्ट होती है, तो उसका वॉल्यूम घट जाता है। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, V1 इज ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। देयरफॉर V2 माइनस V1 क्या आएगा? नेगेटिव। तो हीट तो ले रहा है, L तो पॉजिटिव है, तो हम डेल P ओवर डेल T इज इक्वल टू L अपॉन T इंटू V2 माइनस V1 में L भी पॉजिटिव लेकिन V2 माइनस V1 नेगेटिव, तो देयरफॉर डेल P और डेल T क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो क्या सिग्निफाई है कि ये तो ये मतलब हुआ कि अगर अंश बढ़े तो हर घटे, अंश बढ़े तो हर घटे, मीन्स अगर प्रेशर बढ़ाने पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, और वाइस वर्सा भी है। प्रेशर घटाने पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है इस इक्वेशन से। तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट, पॉइंट शुड बी नोटेड कि आइस में उल्टा होता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा भी जाता है कि क्या फ़र्क पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट पर, क्या फ़र्क पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का, तो वो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक इज ट्रिपल पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल पॉइंट? तो ट्रिपल पॉइंट इसी स्टेट में होता है। ट्रिपल पॉइंट, जो ट्रिपल पॉइंट होगा वो किस में होगा? वह ताप व दाब का वह मान है, ये ताप व दाब का वह मान है जिसमें द्रव वाष्प, ठोस द्रव, वाष्प ठोस, देखो द्रव वाष्प, ठोस द्रव, वाष्प ठोस, ये फेज डायग्राम अगर साम्यावस्था में हो तो वह पॉइंट ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये प्रेशर और टेम्परेचर में जो फेज डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं उसमें तीनों फेज डायग्राम, मतलब लिक्विड टू वेपर, सॉलिड टू लिक्विड एंड वेपर टू सॉलिड, तीनों साम्य अवस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे होते हैं, एक ही प्रेशर और एक ही टेम्परेचर पर तीनों अवस्थाएं दिखती है। इसलिए इस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और पानी का जो अक्सर कभी कंपटीशन पूछ लेता है, पानी का त्रिक बिंदु क्या है, तो प्रेशर 4.58 mm ऑफ Hg मरकरी के इस प्रेशर पर टेम्परेचर का यह मान 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का ट्रिपल पॉइंट होता है। मतलब ट्रिपल पॉइंट में केवल टेम्परेचर नहीं होता, प्रेशर की भी वैल्यू होती है। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ ये फ्रूटफुल होगा। इस कोरोना जो महामारी में जो क्लासेस फिजिकली नहीं हो पा रही, तो ऑनलाइन क्लास ही आपको लर्न कराएगा ये टॉपिक। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए
तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।